गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ISPCS मेंटोर पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम डेली आपके लिए लेके आते हैं डेली करंट अफेयर्स क्विज और डेली जनरल अवेयरनेस क्विज, जिसमें हम डेली न्यूज़पेपर में आने वाले आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है, उनसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सबको डिस्कस करते हैं। और इसमें ना सिर्फ उन क्वेश्चंस को, इन क्विज को, बल्कि उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है जिनसे आपके क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, उन सबको डिस्कस करते हैं। और जैसा कि आप लोग पता है कि हमारी ISPCS मेंटोर की टीम अपना क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर चुकी है, जो कि यूट्यूब पे क्लासेज इनकी आना स्टार्ट हो गई हैं। साइंस की, हिस्ट्री की, सी साइड भी, और 25 ईयर्स के 25 स्टेट्स के PYQs भी डिस्कस किए जा रहे हैं। आप उनको भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। और अगर आपको तैयारी से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई और भी क्वेरी है, डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है, आप उससे हमें हमारे मेंटोर से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहां से जुड़ सकते हैं। आपको कोई भी समस्या है बता सकते हैं और हमारे मेंटोर आपसे संपर्क करेंगे, आपसे कॉल करेंगे और आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज हम देखेंगे 8 अगस्त का करंट अफेयर्स। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार के किस मंत्रालय ने ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप लॉन्च किए हैं। क्या कह रहा है? विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति एंड ई समन ऐप्स। आपको पता होगा 2023 में हमने तीन कानून थे, जिसमें पहले था कि IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट। हम इनकी जगह पे तीन कानून पारित किए गए, जो आपको पता होगा, जिसमें पहला था भारतीय न्याय संहिता, और जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसमें क्या था? भारतीय न्याय सुरक्षा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और जो इसको किसको रिप्लेस किया गया था? ये CRPC को रिप्लेस करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनाया गया था। और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके बनाया गया था भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये तीन कानून हमारे जो पुराने जो क्रिमिनल जस्टिस के जो तीन लॉ थे, IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके तीन कानून बनाए गए थे। और जो इफेक्टिव हो गए थे, कब से इफेक्टिव थे ये? 1 जुलाई 2023 से ये इफेक्टिव हो गए थे। ठीक है, तो इन्हीं के रिस्पेक्ट में मिनिस्ट्री ने, कौन सी मिनिस्ट्री पूछ रहा है क्वेश्चन? क्या पूछ रहा है? कौन सी मिनिस्ट्री? विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय। किसने लॉन्च किए तीन ऐप? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, तीन ऐप, जिसमें कौन सा है? ई साक्ष्य है, न्याय सेतु है, न्याय श्रुति है और ई समन ऐप है। ठीक है, ई साक्ष्य में क्या होगा कि जो भी आपके टेस्टिमोनियल्स हैं, चाहे वीडियोग्राफी हो, ऑडियोग्राफी, इन सबको इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में सेव किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि कोर्ट की और पुलिस के पास सबका एक्सेस रहेगा। ठीक है, दूसरा क्या है? न्याय सेतु। न्याय सेतु क्या करेगा? जो लिंक करेगा पुलिस हो गया, या फिर जो क्या बोलते हैं, मेडिकल हो गया, फॉरेंसिक हो गया, इन सबको लिंक करेगा। कौन सा ऐप? न्याय सेतु। और न्याय श्रुति क्या करेगा? सबकी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो केसेज होंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इनकी हियरिंग होगी। किसके थ्रू? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कराएगा। कौन सा ऐप? न्याय श्रुति ऐप कराएगा। और तीसरा लास्ट कौन सा है? ई समन ऐप। इसमें क्या होगा कि कोर्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से समन जारी कर सकती है। किसको करेगी? जैसे उसने पहले क्या करेगा, वो पुलिस स्टेशन को एक समन जारी करेगी, तो पुलिस स्टेशन जो भी कंसर्न पर्सन है जिसको समन जारी करना है, उस कंसर्न पर्सन को भेज के ये समन जारी कर देगी। इस तरीके से कोर्ट इसको समन जारी करेगी, पुलिस स्टेशन जाएगा, पुलिस स्टेशन जो कंसर्न पर्सन है वहां से ये उसके थ्रू चैनलाइज होगा। ठीक है, हमने देख लिया कौन कौन से ये ऐप किसके बारे में है, और अभी हमने देख लिया कि ये ऐप किसने लॉन्च किए हैं? गृह मंत्रालय ने लॉन्च किए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ओलंपिक स्पोर्ट वर डिपिक्टेड ऑन द 4 कमेमोरेटिव स्टैम्प्स रिलीज्ड फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक्स। क्या कह रहा है? 2024 पेरिस ओलंपिक्स के लिए जारी की गई 4 स्मारक डाक टिकटों पर कौन से ओलंपिक खेल चित्रित किए गए हैं? आपको पता होगा कि अभी कौन से 4 जो चित्रित किए गए, बताइए कौन से हैं? तैराकी, बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक्स, टेनिस
और बताइए कौन से हैं। दूसरा क्या कह रहा है, भाला फेंक, फील्ड हॉकी, नौकायन, टेबल टेनिस। तीसरा क्या कह रहा है, कुश्ती, मुक्केबाजी, साइकिलिंग और रोइंग। चौथा क्या कह रहा है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ट्रैक और फील्ड एंड बैडमिंटन। कौन सा किया गया है, कौन से 4 किए गए हैं, कौन से 4 स्मारक डाक टिकटों पर कौन से ओलंपिक खेल चित्रित किए गए हैं। भाला फेंक, बी ऑप्शन है, भाला फेंक, फील्ड हॉकी, नौकायन और टेबल टेनिस। ठीक है, इसको याद रखना, कौन से चित्रित किए गए हैं 4 स्मारक डाक टिकटों पर। भाला फेंक, इसको बोलते हैं क्या, जेवलिन थ्रो, फील्ड हॉकी, सेलिंग एंड टेबल टेनिस। ठीक है, आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच मिसाइल हैज द इंडियन अप्रूव्ड, which missile has the India approved for production to equip the Sukhoi Su-30 MKI and light combat aircraft तेजस। क्या कह रहा है कि भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI और हल्के लड़ाकू विमान तेजस को लैस करने के लिए किस मिसाइल के उत्पादन को मंजूरी दी है। बताइए किस मिसाइल के उत्पादन को मंजूरी दी है। बताइए, ब्रह्मोस, निर्भय, आकाश और ये अस्त्र MK1 किसकी दी है, अस्त्र MK1 की दी है, अस्त्र MK1 की दी है। ठीक है, तो जान लेते हैं अस्त्र MK1 के बारे में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये पहली इंडिजिनस मिसाइल है, पहली इंडिजिनस एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल है। कौन सी, पहली इंडिजिनस कॉम्बैट एयर टू एयर मिसाइल है। इसको किसने डेवलप किया है, डीआरडीओ ने डेवलप किया है, डीआरडीओ ने डेवलप किया है। ठीक है, और क्या देखते हैं इसमें कि ये क्या है, ये एक बियॉन्ड विजिबल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। आपको पता, 2 चीजें मैंने बताई कि ये पहली इंडिजिनस एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल, इसको डीआरडीओ ने डेवलप किया था। दूसरा क्या बताया, ये बियॉन्ड विजिबल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। ठीक है, और किस पे इसको लाने के लिए किया गया है, सुखोई M30 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस पे। कौन सी मिसाइल है ये, अस्त्र MK1। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने 2024 पेरिस ओलंपिक में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतकर गोल्डन स्लैम हासिल किया है। क्या कह रहा है, विच टेनिस प्लेयर रिसेंटली अचीव्ड द गोल्डन स्लैम बाय विनिंग द ओलंपिक गोल्ड मेडल एट द 2024 ओलंपिक पेरिस ओलंपिक्स। किसने किया है, बताइए गोल्डन स्लैम किसने मिला है, राफेल नडाल, बताइए, सेरेना विलियम्स, एंड्रे अगासी, नोवाक जोकोविक। बताइए किसको मिला है, नोवाक जोकोविक को। हमने इसके पहले भी अपने क्लास में डिस्कस किया था, किसको मिला है, नोवाक जोकोविक को। ठीक है, आपको हमने ये भी बताया था कि ओल्डेस्ट पर्सन बन गए हैं, ओल्डेस्ट मैन है जिन्होंने गोल्ड जीता है सिंगल टेनिस में। सिंगल टेनिस में ये ओल्डेस्ट पर्सन बन गया। और हमने बताया था कि ये अब ये कौन से पर्सन बन गए हैं जिनको मिला है, 5th पर्सन बन गए हैं। ये 5th पर्सन बन गए हैं जिनको गोल्डन स्लैम मिला है। बाकी 4 कौन से थे देख लेते हैं। बाकी 4 कौन से थे, जैसे कि एक थे राफेल नडाल है, दूसरा हो गया सेरेना विलियम्स, और कौन से हो गए जैसे आंड्रे अगासी, और कौन से हैं, स्टेफी ग्राफ। ये 4 लोग हैं जिनको पहले गोल्डन स्लैम मिल चुका है। और 5वें कौन से बन गए हैं, नोवाक जोकोविक। हमने पहले भी देखा है इनके बारे में। तो ये 5वें पर्सन बन गए जिनको गोल्डन स्लैम मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। 2024 पेरिस ओलंपिक्स में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता। फोटो फिनिश में जमैका के किशन थॉमसन को पछाड़कर। क्या कह रहा है कि हु क्लिंच्ड द मेंस 100 मीटर गोल्ड एट द 2024 पेरिस ओलंपिक्स इन अ फोटो फिनिश एजिंग आउट जमैकाज किशन थॉमसन। बताइए आप लोग किसने जीता है, जस्टिन गैटलिन, उसैन बोल्ट, नोवा लाइल्स, टाइसन गे। किसने जीता है, नोवा लाइल्स ने जीता है। और ये अमेरिका के हैं, अमेरिका के स्प्रिंटर्स हैं, ये स्प्रिंटर हैं। ठीक है, और किसको हराया है ये, अब जमैका के किशन थॉमसन को हराया। किसको हराया है, जमैका के किशन थॉमसन को हरा के इन्होंने जो है 2024 पेरिस ओलंपिक्स में, ठीक है, जमैका किशन को हरा के मेंस 100 मीटर गोल्ड जीता है। ठीक है,
कहाँ के हैं ये? अमेरिका के हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है? यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए 2016 में कौन सा पुरस्कार मिला? क्या कह रहा है? विच अवार्ड डिड यामिनी कृष्णमूर्ति हु रिसेंटली पास्ड अवे रिसीव इन 2016 फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू क्लासिकल डांस? इनको देखिए, इनको तीनों अवार्ड मिले हैं। इसमें क्या पूछ रहा है? 2016 में कौन सा अवार्ड मिला? 2016 में कौन सा अवार्ड मिला है? पद्म विभूषण। कौन सा मिला है? पद्म विभूषण। इनको पद्मश्री कब मिला था? 1900 में कब मिला था? 1916 में, 1968 में, सॉरी 1968 में मिला था इनको पद्मश्री। ठीक है, और ये मिला है 2016 में। कौन सा मिला है? पद्म विभूषण। ठीक है, और इनको मिला है पद्म भूषण भी मिला है, कब मिला है? 2001 में। इनको ये तीनों अवार्ड मिले हैं। पद्मश्री मिला है 1968 में, 1968 में, पद्म भूषण मिला है 2016 में, और पद्म भूषण मिला है 2001 में। और ये कौन कौन से डांस से बिलोंग करती हैं ये? कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। और कुचिपुड़ी आपको पता होगा इसका ओरिजिन स्टेट कौन सा है, कहाँ का है ये? आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम सबको पता होगा कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, उसको भी याद रखना। ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? अ पैशन फॉर डांस। अगर ऐसे आ जाए कि एक ऑटोग्राफी जिसका नाम है अ पैशन फॉर डांस, किससे बिलोंग करती है? तो किससे बिलोंग करती है? यामिनी कृष्णमूर्ति से। और यामिनी कृष्णमूर्ति जी किस जो शास्त्रीय जो डांस से बिलोंग करती हैं? एक तो हो गया कुचिपुड़ी, दूसरा हो गया भरतनाट्यम। और कुचिपुड़ी कौन सा स्टेट का ओरिजिन है? इसका ओरिजिन स्टेट कौन सा? आंध्र प्रदेश है। और भरतनाट्यम का तमिलनाडु। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? विच कंपनी इज सेटिंग अप इंडिया फर्स्ट सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी इन असम मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट? क्या कह रहा है? असम के मोरीगांव जिले में कौन सी कंपनी भारत की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा स्थापित कर रही है? बताइए कौन सी कंपनी है? बताइए। इंटेल कॉर्पोरेशन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, सैमसंग, क्वालकॉम। ठीक है, कौन सी कर रही है? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कर रही है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स क्या कर रही है? भारत की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा स्थापित कर रही है। भारत की पहली है, इसको याद रखना है। भारत की जो भी पहली है वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना हमेशा से ही ज्यादा रहती है, उसको याद रखना। भारत की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा कहां स्टेब्लिश कर रही है? असम में। ठीक है, असम के गोरीगांव जिले में। और कौन कर रहा है? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कर रही है। ठीक है, थोड़ी और चीज देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट फैब्रिकेशन, जो जैसे आपको देखा होगा यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था 3 सेमीकंडक्टर प्लांट को यूनियन कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। ठीक है, कैबिनेट ने 3 प्लांट को मंजूरी दी थी, जिसमें एक हो गया कि सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा ये कहां पे स्टेब्लिश की जाएगी? मोरीगांव में, असम के मोरीगांव में। और कौन सा था? और एक था कि सेमीकंडक्टर, ये भी फर्स्ट है, फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट, फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट ये कहां पे स्टेब्लिश किया जाएगा? गुजरात में। और एक है जो एटीएमपी है, ये एटीएमपी जो है ये सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी। ठीक है, ये फॉर स्पेशलाइज्ड चिप, ये स्पेशलाइज्ड चिप के लिए एक स्टेब्लिश किया जाएगा। वो भी कहां स्टेब्लिश किया जाएगा? वो भी कहां? गुजरात में स्टेब्लिश किया जाएगा। तो 2 गुजरात में स्टेब्लिश किया जाएगा, जिसमें क्या होगा? सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट, वो भी गुजरात में किया जाएगा। और एटीएमपी स्पेशलाइज्ड चिप, फॉर स्पेशलाइज्ड चिप के लिए कहां पे? वो भी गुजरात में किया जाएगा। और एक जो है तीसरा कौन सा है? सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा, ये कहां स्टेब्लिश की जाएगी? असम के मोरीगांव में। कौन सी कंपनी इन्वॉल्व है? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। किसमें? असम के मोरीगांव में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि नेपाल में 5.792 करोड़ रुपीस की लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के प्रबंधन के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है? क्या कह रहा है? विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन
विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग दी 25,792 करोड़ लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन नेपाल? कौन सी कंपनी बताइए? इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, सतलज जल विद्युत निगम, एनटीपीसी, पावर ग्रिड कारपोरेशन, चौथा है एनएचपीसी। कौन कर रहा है बताइए आप लोग, कौन कर रहा है? सतलज जल विद्युत निगम कर रहा है। कौन सा कर रहा है? सतलज जल विद्युत निगम क्या कर रहा है? रिस्पॉन्स मैनेज कर रहा है। कौन सा क्या कर रहा है? लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा है। ठीक है, हमने चीज देखा, आगे देखते हैं। हु विल लीड इंडिया एट द पेरिस ओलंपिक्स 2024 क्लोजिंग सेरेमनी? अभी क्या हुआ है कि जो ओलंपिक एसोसिएशन ने डिसाइड किया है कि जो इंडिया का फ्लैग बीयरर कौन सा होगा? इंडियन फ्लैग बियरर, ठीक है, एट द क्लोजिंग सेरेमनी कौन होगा? देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। मनु भाकर, तरबजोत सिंह, नीरज चोपड़ा, रवि कुमार दहिया। कौन होंगे? मनु भाकर जी होंगे। कौन से हो? मनु भाकर। इनको पता होगा, इन्होंने 2 मेडल जीता है, इसमें 2 मेडल जीता है, तो पता होगा 2 मेडल जीता है इन्होंने। और पहली बार ओलंपिक में ऐसा हुआ है किसी एक पर्सन एक ओलंपिक में 2 मेडल जीत रहा है। ठीक है, तो इनका नाम जरूर याद रखना है, इस पे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। विच न्यू, क्या करेगा अगला क्वेश्चन? विच न्यू लोकल्स हैव बीन डिजिग्नेटेड एज पीकॉक सेंचुरीज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार ने किन नए स्थानों को मोर अभ्यारण्य के रूप में नामित किया है? बताइए आप लोग, किसको नामित किया है? आदि चुंच निगिरी और चुलुन आर। चौथा क्या कह रहा है? दूसरा क्या कह रहा है? चुलुन आर और कान्हा। तीसरा क्या कह रहा है? आदि चंचनगिरी और काजीरंगा। चौथा क्या कह रहा है? गिर और पेरियार। कौन सा है बताइए आप लोग, कौन सा है? पहला ऑप्शन कौन कह रहा है? आदि चुंचागिरी और चुलन चुलनवार। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे है? जैसे ये कहाँ पे है, जो आदि चुन्नाचुगिरी, ये कहाँ पे? कर्नाटका में है। और ये कहां पे है? ये केरला में है। इन दोनों को क्या बनाया जाएगा? पीकॉक सेंचुरी बनाएगा। ठीक है, कौन बना? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या नाम है? एक आदि चुंचानगिरी और दूसरा क्या है? चुलानुआर। चुलानुआर कहाँ का? केरला का है। और आदि चुंचानगिरी कहाँ पे है? कर्नाटका में है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आज मैप ऑफ द भारत में क्या देखते हैं हम लोग? विजयनगर एम्पायर। ठीक है, क्या है? विजयनगर किंगडम, विजयनगर एम्पायर। ठीक है, इसको हम हिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ शॉर्ट में देखते हैं कि विजयनगर एम्पायर क्या कह रहा है? सिटी ऑफ विक्ट्री, और सिटी ऑफ विक्ट्री वाज फाउंडेड इन 1336 में। इसको किया गया था, किसने किया था? हरिहर एंड बुक्का, 2 ब्रदर्स हु हैड प्रीवियसली सर्व्ड इन द आर्मी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। क्या कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य या विजय का शहर, क्या कह रहा है? सिटी ऑफ विक्ट्री की स्थापना कब की गई थी? कब की थी? 1336 में की गई थी। किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने किया था। इन 2 भाइयों ने किया था, जो पहले क्या थे? मोहम्मद बिन तुगलक की सेना में सेवा कर चुके थे। ठीक है, किन 2 भाइयों ने किया था? हरिहर और बुक्का ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या कह रहा है कि वे दिल्ली सल्तनत से अलग हो गए और कर्नाटक में, कहां पे? कर्नाटक में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित थी। क्या कह रहे हैं? आपको पता होगा, ये रहा आपका विजयनगर अंपायर, ये रहा आपका विजयनगर अंपायर, और ये रहा आपका क्या कह रहा है? बहमनी किंगडम। आपने पढ़ा होगा कि बहमनी किंगडम, ये विजयनगर, और ये बहमनी किंगडम में हमेशा से ही लड़ाई चलती थी, बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती रहती थी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? उनके राज की स्थापना में समकालीन विद्वान और संत विद्यारण्य ने सहायता की और प्रेरणा दी। क्या कह रहा है? किनके बारे में कह रहा है? कि स्कॉलर सेंट विद्यारण्य। इनको याद रखना, कहां से, किस साम्राज्य से बिलोंग करते हैं ये? विजयनगर एम्पायर से। कौन? विद्यारण्य। ठीक है, और क्या कह रहा है? विजयनगर एम्पायर वॉज रूल्ड बाई 4 इंपॉर्टेंट डायनास्टीज नेम्ड संगम। 4 डायनास्टीज थी इसमें, विजयनगर एम्पायर पर। संगम, सुलु, तुलु और अरविंदु। क्या? अरविंदु नामक 4 महत्वपूर्ण राजवंश की शासक थे इसमें। ठीक है, किन कौन कौन से 4 थे शासन? संगम, सलु, तुलु और अरविंदु। ठीक है, क्या कह रहा है? तुलु राजवंश
तुलु राजवंश के कृष्णदेव राय, आपको पता होगा, आप सुना होगा कृष्णदेव राय विजयनगर के सबसे बड़े प्रसिद्ध शासक थे। इनके क्या टाइम पीरियड क्या था, 1509 से लेके 1529 तक। ये किस राजवंश से बिलोंग करते थे, तुलु राजवंश से बिलोंग करते थे कृष्णदेव राय। फिर क्या कह रहा है, उन्होंने तेलुगु में राज्य कला पर एक रचना लिखी जिसे जिसे अमुक्त अमुक्त माल्यदा के नाम से जाना जाता है। तो रचना अमुक्त माल्यदा, ठीक है, रचना की किन्होंने किया, किसमें किया, तेलुगु में किया। किसी ने किया, कृष्णदेव राय ने किया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें हमारी हिस्ट्री क्लास जो कि ऑलरेडी क्रैश कोर्स में इसको डिस्कस किया जा चुका है, आप उस वीडियो में इसमें इसमें उस वीडियो में आप इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ सकते हैं। क्या कह रहा है, इसका विस्तार कहां से कहां तक था, सभ्यता ने वर्तमान पाकिस्तान, किसके देश में था, वर्तमान पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों को कवर किया और अफगानिस्तान और ईरान के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। कहां से कहां तक, पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ठीक है, अफगानिस्तान और ईरान के भी कुछ हिस्सों तक ये फैला हुआ था। किसकी बात कर रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहा है। इसमें मेजर रिवर सिस्टम कौन से थे, सेंटर्ड अराउंड द इंडस रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इसका जो मेन नदी प्रणालियां कौन कौन सी, सिंधु नदी थी, सिंधु नदी थी, और उसकी जितनी सहायक नदियों के आसपास ही सभ्यता का विकास हुआ था, जिसमें कौन सी नदी है, चिनाब, झेलम, रावी, ठीक है, और सतलज के आसपास केंद्रित सभ्यता की सफलता कृषि और व्यापार के लिए नदियों पर ही निर्भर थी। इन्हीं नदियों पर इसकी कृषि और व्यापार की किसी और व्यापार की जो के लिए नदियों पर ही निर्भर था इसकी सफलता। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या कह रहा है, हड़प्पा, हड़प्पा लोकेटेड इन द पंजाब रीजन ऑफ पाकिस्तान, इट इज वन ऑफ द मेजर सिटीज ऑफ दिस सिविलाइजेशन। क्या कह रहे हैं, हड़प्पा का नाम सुना होगा, इसको इसीलिए हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कई बार बोलते हैं कि हड़प्पा इसकी बहुत मेजर साइट है। क्या कह रहा है, यह कहां पे, पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में स्थित है। यह सभ्यता के प्रमुख शहरों में से एक है। आगे क्या कह रहा है, मोहनजोदड़ो के बारे में बात हो रही है। ये कहां पे है, सिंध प्रोविंस में, और पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में है। ठीक है, जिसको किस लिए जाना जाता है, इसकी अर्बन प्लानिंग के लिए जाना जाता है, इसकी उन्नत शहरी योजना के लिए। कौन सी साइट, मोहनजोदड़ो जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है, एक अर्बन प्लानिंग के लिए जाती है। कहां पे, ये पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में है। कहां पे है ये, पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि धौलावीरा की बात कर रहा है। धौलावीरा कहां पे है, ये ऑन द एरिड आइलैंड ऑफ द खादिर इन द गल्फ ऑफ कच्छ रीजन में, गुजरात में। सुना, कहां पे है धौलावीरा, गुजरात में है, भारत के गुजरात में, कच्छ की खाड़ी में खादिर के शुष्क द्वीप पर स्थित है। और अगला क्या कह रहा है, लोथल के बारे में बात कर। लोथल कहां पे है, लोथल कहां पे भी है, ये कच्छ रीजन में, गल्फ ऑफ कच्छ रीजन, नोन फॉर इट डॉकयार्ड। आपने सुना होगा कि लोथल में एक डॉकयार्ड, ठीक है, डॉकयार्ड के लिए फेमस है। ये डॉकयार्ड यहाँ पाया गया था लोथल में। क्या कह रहा है, लोथल कच्छ की खाड़ी के पास स्थित है, अपने डॉकयार्ड और व्यापार के लिए जाना जाता है। ठीक, इसलिए जाना जाता है, अपने डॉकयार्ड के लिए जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं डेली जनरल नॉलेज क्विज में अपना देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, अमित शाह ने नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए 4 नए ऐप लॉन्च किए। हमने पहले क्वेश्चन में देखा था 4 नए ऐप लॉन्च किए गए। उसी संदर्भ में कह रहा है कि हमें बताएं कि दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के तहत कौन सी धारा किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार देती है। ठीक है, कौन सी देती है बताइए आप लोग। पहला कह रहा है सेक्शन 41, दूसरा कह रहा है सेक्शन 43, तीसरा कह रहा है सेक्शन 56 और चौथा कह रहा है सेक्शन 60। कौन सा करता है, सेक्शन 41। सेक्शन 41 क्या देता है, क्या देता है, क्या कह रहा है कि क्या करता है, ये किसी व्यक्ति को सेक्शन 41 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, उसका अधिकार देता है। कौन सा सेक्शन, सेक्शन 41 सीआरपीसी का। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। सरकार ने 33वीं पेरिस ओलंपिक के लिए स्मारक टिकट जारी किए हैं। ठीक है, उसी संदर्भ में हमें बताएं कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शताब्दी पर जारी 15 एनपी स्मारक टिकट पर क्या दर्शाया गया है। अगर भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शताब्दी पर जारी 15 एनपी स्मारक टिकट पर किसको दर्शाया गया, बताइए आप लोग किसको दर्शाया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर, राष्ट्रीय ध्वज, कबीर, रानी लक्ष्मीबाई। किसको किया गया था,
रानी लक्ष्मीबाई को 15 अगस्त 1956। आपको पता होगा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसको माना जाता है? 1857 को। इसलिए 1957 को, 15 अगस्त 1957 को ये टिकट जारी किए गए थे, जिसमें किसको दर्शाया गया था? रानी लक्ष्मी बाई जी को दर्शाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है कि भारतीय वायुसेना ने बीडीएल को 200 एक्स्ट्रा MK1 मिसाइल बनाने के लिए हरी झंडी दे दी है। किसको दिया है? 200 एक्स्ट्रा MK1 मिसाइल। ठीक है, उसी संदर्भ में बताएं कि एक्स्ट्रा MK1 मिसाइल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। एक्स्ट्रा जो MK1 मिसाइल है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या बताइए? सतह से हवा में रक्षा करना, सतह से हवा में रक्षा करना। दूसरा क्या कह रहा है? हवा से हवा में। पनडुब्बी निरोध युद्ध हमला। दूसरा क्या है? भूमि आधारित लैंड बेस्ड अटैक। तीसरा क्या? सबमरीन डिफेंस। पहला क्या है? सरफेस टू एयर डिफेंस। और दूसरा क्या है? एयर टू एयर कॉम्बैट। ठीक है, किसके लिए किया गया है? एयर टू एयर कॉम्बैट। हमने इसको पहले भी डिस्कस किया है। किसके लिए डेवलप किया गया है? एयर टू एयर मिसाइल है ये, एयर टू एयर मिसाइल है ये। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है कि सर्बियाई टेनिस के दिग्गज नोवाक जोकोविक, हमने देखा था अभी, इसके पहले भी डिस्कस किया था नोवाक जोकोविक के बारे में। गोल्डन स्लैम मिला है। गोल्डन स्लैम जीतने वाले इतिहास के 5वें टेनिस खिलाड़ी बन गए। हमने 4 और भी नाम बताए थे, 4 और कौन से हैं? तो बता रहा है कि ये जो कह रहा है कि नोवाक जोकोविक गोल्डन स्लैम जीतने वाले इतिहास के 5वें खिलाड़ी बन गए हैं। उसी के संदर्भ में हमें बताएं कि नोवाक जोकोविक किस देश के पेशेवर खिलाड़ी हैं? किस देश के पेशेवर खिलाड़ी हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है। बताइए आप लोग। स्पेन, स्वीडन, सर्बिया और स्लोवाकिया। कौन से देश के हैं? बताइए आप लोग। सर्बिया के हैं। लिखा भी हो सर्बियाई टेनिस के दिग्गज। ये किस देश से बिलोंग करते हैं? सर्बिया से। किस देश से? सर्बिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि राष्ट्रपति मुर्मू फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते, कौन से 3 देश? फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उसी संदर्भ में हमें बताया कि तिमोर लेस्ते की मुद्रा क्या है? तिमोर लेस्ते की मुद्रा पूछ रहा है। क्या है मुद्रा? अमेरिकी डॉलर, ब्रुनेई डॉलर, कुवैती दिनार और तिमोर रियाल। कौन सी इसकी मुद्रा? अमेरिकी डॉलर है। कौन सी इसकी मुद्रा है? अमेरिकी डॉलर है। और ये कहां पे है? साउथ ईस्ट एशिया में है। ये तिमोर लेस्ते कहां पे है? अपने साउथ ईस्ट एशिया में है। और इसकी मुद्रा क्या है? अमेरिकी डॉलर इसकी मुद्रा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। भारत का दलहन उत्पादन बढ़कर 244.93 लाख टन हो गया है। भारत में दलहन उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन दलहन उत्पादन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, और उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए, देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कि काले चने की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों के रूप में की जा सकती है। दूसरा क्या कह रहा है? दलहन उत्पादन में अकेले हरे चने की हिस्सेदारी लगभग आधी है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पिछले 3 दशकों में जबकि खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है, ठीक है, रबी दालों का उत्पादन कम हुआ है। क्या कह रहा है कि पिछले 3 दशकों में खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन जो रबी दालों हैं उनका उत्पादन कम हुआ है। अगर आप देखोगे पहले ही कह रहा है कि दलहन उत्पादन बढ़ के 244.93 लाख टन। अगर हम इसको इस तरह कॉमन सेंस से भी सॉल्व करने की कोशिश करें तो खरीफ दालों का, खरीफ और रबी का दोनों का उत्पादन बढ़ा है, ना कि खरीफ का बढ़ा और रबी का कम हुआ। तो अगर हम ये स्टेटमेंट भी अगर हम कैंसिल कर दें, जैसे कि देखते हैं तीसरा अगर हम कैंसिल कर दें तो हम तीसरा सी एलिमिनेट कर देंगे, बी भी एलिमिनेट हो जाएगा और ए भी एलिमिनेट हो जाएगा। तीसरा, अच्छा ओनली 3, तो इसमें क्या हो जाएगा? सी एलिमिनेट हो जाएगा, डी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, बाकी बचे कौन से? बी और ए। ठीक है, बाकी हम दोनों ऑप्शन देखते हैं। क्या कह रहा है? काले चने की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों के रूप में की जाती है। बिल्कुल सही कह रहा है। जो काले चने खेती है खरीफ और रबी दोनों फसलों के रूप में, लेकिन मेनली कौन सी है? वो रबी जो सीजन है उसमें ज्यादा जो है खेती इस फसल की खेती, काले चने की खेती ज्यादा किसमें होती है? लगभग 60% वो किसमें होती है? रबी के टाइम पे, रबी के सीजन में होती है। दूसरा क्या कह रहा है? दलहन उत्पादन में अकेले हरे चने की हिस्सेदारी लगभग
आधी है, ये गलत कह रहा है। जो हरे चने की हिस्सेदारी वो लगभग कितनी है, 40% से भी कम है। ठीक है, 40% से भी कम है। और इसके बाद किसका जो रोल है, तुअर दाल का है। जो तुअर दाल है, इसके बाद उसकी उसकी हिस्सेदारी लगभग 12 से 20% के आसपास है, तुअर दाल की। और जो इसकी दलहन में जो हरे चने की हिस्सेदारी है, जो हरे चने की हिस्सेदारी है वो कितनी है, लगभग 40%। ठीक है, तो इसमें ये दो ऑप्शन गलत हो गए। तो जब दूसरा तीसरा गलत हो गया तो बी भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, बचा कौन सा, केवल एक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, केवल एक, ऑप्शन ए। ठीक है, इस क्वेश्चन देखते हैं। कि आंध्र प्रदेश में आदिवासी समुदायों की दुर्दशा, जिन्होंने लोअर सिलेरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एलएसपी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने, द प्लाइट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज इन आंध्र प्रदेश हु प्लेड अ क्रूशियल रोल इन कंस्ट्रक्टिंग द लोअर सिलेरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैज रिसेंटली गेन्ड अटेंशन। क्या कह रहा है, उन्हीं कथनों में किसके बारे में कह रहा है, कि आदिवासी समुदायों की दुर्दशा के ऊपर बात कर रहा है। कहां पे, आंध्र प्रदेश में। उन्हीं के ऊपर कुछ स्टेटमेंट दे रहा है। क्या कह रहा है कि पोरजा जनजाति, जो पोरजा जनजाति है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि बगाटा भारत की एक आदिवासी जनजाति है जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में भी रहती है। ठीक है, और क्या कह रहा है, कोंडोरा ट्राइब आर अ शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ त्रिपुरा। अगर आपने इसको कभी भी ध्यान से पढ़ा होगा ट्राइबल ज्योग्राफी में, तो आप देखो कोंड जो ट्राइब है, जो कोंड ट्राइब वो कहाँ की है, उड़ीसा में है। कहाँ की है ये कोंड ट्राइब, उड़ीसा की है। तो तीसरा ऑप्शन अगर हम कैंसिल कर दें, ठीक है, और बाकी अगर हमें दो नहीं भी पता है, तो आप पाएंगे कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे। जैसे कि ए गलत हो गया, सी गलत हो गया, डी गलत हो गया, बचा कौन सा, बी। ठीक है, तो कौन सा है कि जो पोरजा जनजाति है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम क्षेत्र में निवास करती है, बिल्कुल सही है ये। और क्या कह रहा है, बगाटा भारत की एक आदिवासी जनजाति है, बगाटा भारत की एक आदिवासी जनजाति है, बिल्कुल सही कह रहा है। जो मुख्य रूप से कहां पर जाती है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में रहती है। कहां पर रहती है जो बगाटा, जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य में रहती है। और जो कोंडा है वो कहां से बिलोंग करती है, वो त्रिपुरा की ना होके वो उड़ीसा की है। ठीक है, कहां की है, उड़ीसा की है। तो तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन जब गलत हो गया तो बचा हमारे पास कौन सा, बी, केवल एक और दो। आगे देखते हैं हम लोग। कि हाल ही में कर्नाटक के विजयनगर जिले में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हम्पी के आसपास के क्षेत्र में पत्थर की खदानी की गतिविधियां देखी गई हैं। कहां पे, हम्पी के आसपास के इलाके में। हम्पी आपको पता होगा कि हम्पी वाज द कैपिटल ऑफ, ये विजयनगर की कैपिटल थी। इसकी विजयनगर एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी। कौन सी, हम्पी। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि हम्पी तमिलनाडु के वेल्लारी जिले में स्थित है, ठीक है, और हम्पी को 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। ठीक है, और क्या कह रहा है, विजयनगर साम्राज्य को डेक्कन सल्तनत के गठबंधन ने हराया था। ठीक है, तो ये कहां पे है, ये जैसे पहला कह रहा है हम्पी तमिलनाडु के वेल्लारी जिले में है। कहां पे है ये, तमिलनाडु में ना होकर ये कहां पे है, कर्नाटका में है। हम्पी कहां पे है, कर्नाटका में है। ऊपर क्वेश्चन में भी दिया गया है हम्पी कहां पे है, कर्नाटका में है। हम्पी कर्नाटका में है तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा क्या है, हम्पी को 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, बिल्कुल सही करा। कब घोषित किया गया, 1986 में। और विजयनगर साम्राज्य को डेक्कन सल्तनत के गठबंधन ने हराया था। उसका कौन सा युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध किया था, बैटल ऑफ तलाई कोटा। बैटल ऑफ तलाई कोटा कब हुआ था, 1565 में, जिसमें जो है विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी और डेक्कन सल्तनत ने मिलकर इनको हरा दिया था। यहीं से इसका डाउनफॉल स्टार्ट होता है विजयनगर अंपायर का। ठीक है, और आखिरी राजा कौन थे इसके, श्रीरंग थर्ड इनके आखिरी राजा थे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग
ठीक है, आज के लिए इतना ही है। और इसकी पीडीएफ जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाती है, आप वहां से इसको इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और सारी पीडीएफ ना सिर्फ इसकी बल्कि हमारे जो द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस आता है उसकी भी, और हमारे जितने भी क्रैश कोर्स चल रहे हैं उन सब की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा जाता है। और डेली पे वहाँ पे भी क्विज का एक रिवीजन कराया जाता है, जहाँ से आप अपनी तैयारी को और बेहतर और अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो हमारे 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाता है। वहाँ पे कोई भी समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, आप उसको हमें बता सकते हैं, हमारे मेंटर आपसे कनेक्ट करेंगे और कोई समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।